सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन पशु परिचर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संकर प्रजनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस एक वीडियो के माध्यम से अपन इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और संकर प्रजनन आपके सिलेबस में ये टॉपिक लिखा गया है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। और अगर इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन वही साथी कर पाएंगे जिन्होंने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा है, क्योंकि ये टॉपिक समझने वाला है न कि रटने वाला है। अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपन करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत। संकर प्रजनन, वैसे अपन बात करेंगे सबसे पहले प्रजनन की, क्या प्रजनन क्या होता है, उसके बाद में प्रजनन की विधियाँ क्या है, ठीक है। उसके बाद में अपन संकर प्रजनन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये तो स्लाइड है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले अपन बात करेंगे कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वो संकर प्रजनन के नाम से है। लेकिन अपन को प्रजनन पता होना चाहिए कि क्या होता है और प्रजनन की विधियाँ क्या होती है। तो सबसे पहले प्रजनन होता क्या है। प्रजनन की मैं बात करूँ जिसको अपन ब्रीडिंग बोलते हैं, इस प्रजनन का अर्थ क्या होता है कि जीव जंतुओं में अपने जैसे जीव पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है प्रजनन या प्रजनन क्षमता। तो प्रजनन के बारे में याद रखेंगे कि जीव जंतुओं के द्वारा अपने जैसे जीव पैदा करना प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन है, इसकी विधियों की बात करें या प्रकार मैं कह दूं तो दो प्रकार का ये होता है। एक तो होता है प्राकृतिक प्रजनन जिसको नेचुरल ब्रीडिंग बोलते हैं, दूसरा होता है कृत्रिम प्रजनन जिसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे प्राकृतिक प्रजनन की, क्योंकि कृत्रिम प्रजनन है वो आपके अलग से चैप्टर दिया गया है जिसमें कृत्रिम गर्भाधारण वगैरह आपके जो ये बातें वो अपन उस टॉपिक में करेंगे। तो आज अपन प्राकृतिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक प्रजनन दोस्तों क्या होता है, जिसमें आप सभी को पता है कि नर मादा है वो आपस में जनन करते हैं और अपने जैसे जीवों को क्या जन्म देते हैं, तो वो प्राकृतिक प्रजनन है। कृत्रिम प्रजनन में आप सभी को पता है कि अपन क्या करते हैं, जो नर का वीर्य है उसको कृत्रिम योनि के माध्यम से संग्रहित करते हैं, उसके बाद में जो मादा पशु है उसमें अपन क्या कर देते हैं, उस वीर्य को संचित कर देते हैं, तो वो कहलाता है कृत्रिम प्रजनन। तो अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन में मैं बात करूं तो अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पशु प्रजनन को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक प्रजनन एक कृत्रिम प्रजनन। जिसमें जो प्राकृतिक प्रजनन है इसको अपन दो भागों में बांटते हैं, एक अंतः प्रजनन दूसरा बहि प्रजनन। अंतः प्रजनन इसका मतलब इन ब्रीडिंग, बहि प्रजनन मतलब आउट ब्रीडिंग। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो अंतः प्रजनन है बहि प्रजनन है इनके और जो प्रकार है अगर उनकी बात करें तो अंतः प्रजनन के दो प्रकार हैं, बहि प्रजनन के चार प्रकार हैं। एक बार इस स्लाइड को याद करेंगे, उसके बाद में मैं आपको ये डिटेल से प्रकार पढ़ाने वाला हूँ कि जो अंतः प्रजनन में सम प्रजनन है, अंतःवश प्रजनन है, ये क्या है, ठीक है, अंतः प्रजनन क्या है, इसकी सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले पशु प्रजनन दो प्रकार, एक तो प्राकृतिक प्रजनन एक कृत्रिम प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन में दो प्रजनन के प्रकार हैं, एक तो अंतः प्रजनन दूसरा है बहि प्रजनन, एक इन ब्रीडिंग एक आउट ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग के दो प्रकार हैं, इनको समझेंगे। एक तो है क्लोज ब्रीडिंग एक है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग जिसको अपन हिंदी में सम प्रजनन या फिर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा निक्ट प्रजनन, तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तब वो निक्ट प्रजनन भी लिख के दे सकता है, या फिर वो सम प्रजनन लिखेगा या फिर इंग्लिश में लिखेगा तो क्लोज ब्रीडिंग लिखेगा। तो याद रखेंगे अंतः प्रजनन के दो भाग हैं या दो प्रकार हैं। पहला प्रकार सम प्रजनन जिसको अपन बोलते हैं निक्ट प्रजनन या फिर क्लोज ब्रीडिंग। दूसरा जो प्रकार है वो है अंतःवश प्रजनन जिसको अपन बोलते हैं लाइन ब्रीडिंग। तो ये दो प्रकार आप याद करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि जो बहि प्रजनन आता है इसके चार प्रकार हैं। इसके जो चार प्रकार हैं उसमें याद करेंगे कि जो बहि प्रजनन है उसका पहला प्रकार है भिन्न संकरण या इसी को बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। यानी याद रखना कि आउट ब्रीडिंग है उसका एक प्रकार है जिसका नाम है आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग यानी बहि प्रजनन का प्रकार आउट क्रॉसिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न संकरण। उसके बाद में है ग्रेडिंग अप जिसको कर्मोन्नति बोलते हैं हिंदी में। तीसरा प्रकार आता है संकरण
जिसके बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना है। यानी ये संकरण के बारे में हमारे सिलेबस में मेंशन है कि संकर प्रजनन, तो यही वो अपन को पढ़ना है। उसके बाद में संकरण को अपन बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, प्रसंस्करण को अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखेंगे ये क्या है, बही प्रजनन के 4 प्रकार हैं। भिन्न संकरण, कर्मोन्नति संकरण, प्रसंकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो है जो प्रजनन है, इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं या 2 प्रकारों में बांटते हैं। एक तो अंतः प्रजनन, एक बही प्रजनन। फिर अंतः प्रजनन के 2 प्रकार हैं, बही प्रजनन के 4 प्रकार हैं। अब एक बार अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो प्राकृतिक प्रजनन है उसमें मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार के प्रजनन आते हैं, अंतः प्रजनन विधि यानी इनब्रीडिंग मेथड, और एक आता है बही प्रजनन आउटब्रीडिंग मेथड। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन में अभी हमने बात की कि 2 इसके प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रकारों पे न जाकर सबसे पहले देखते हैं कि अंतः प्रजनन होता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस विधि में यानी जो इनब्रीडिंग मेथड है, अंतः प्रजनन की विधि है, इस विधि में होता क्या है, याद रखना एक ही नस्ल, यानी जैसे अपन ने गिर नस्ल ली है तो गिर ही नस्ल होगी। ठीक है, यानी अन्य और नस्लें नहीं होगी। तो इस विधि में एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है, यानी एक ही नस्ल का पशु होगा और उनके मध्य प्रजनन होगा। इस प्रजनन में 4 से 6 पीढ़ी तक बिल्कुल निकट के संबंधी वाले नर व मादा है वो पारस्परिक सहवास करेंगे, संबंध बनाएंगे। ठीक है, उनके मध्य जनन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा अंतः प्रजनन में एक ही नस्ल के पशु हैं और वो आपस में 4 से 6 पीढ़ी तक निकट संबंधी हैं, उनके मध्य सहवास या अपन बहुत बात कर सकते हैं कि उनके मध्य प्रजनन या जनन करवाया जाएगा। अब देखो कि जिसमें जो सम प्रजनन है वो तो एकदम निकट पीढ़ी यानी 1 से 2 पीढ़ी के जो पशु हैं उनके मध्य होगा, जबकि मैं बात करूं जो आपका होगा अंतःवंश प्रजनन, ये 2 से ज़्यादा यानी 3 से 6 पीढ़ी तक। तो एक बार इसको समझेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो अंतः प्रजनन होता है इसमें एक ही नस्ल का पशु अपन लेते हैं और उस पशु के जो 4 से 6 पीढ़ी तक के बिल्कुल निकट संबंधी हैं, जैसे अपन बात करें कि उसमें चचेरा भाई आ गया, इसके अलावा अपन बात करें दादा आ गया, पोती आ गई, ये क्या है आपस में क्या है निकट संबंधी है और ये पीढ़ी है इनकी। तो अपन बात करें सम प्रजनन पहले पढ़ते हैं। अंतः प्रजनन में मैंने आपको बताया कि एक ही नस्ल का क्या है पशु लिया जाता है और उस पशु में 4 से 6 पीढ़ी के जो निकट संबंधी पशु हैं नर और मादा, उनका सहवास करवाया जाता है। तो इसमें पहला प्रकार आता है सम प्रजनन। इसका इंग्लिश नाम आप देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। इसको बोलते हैं क्लोज ब्रीडिंग यानी निकट प्रजनन। इसमें निकट संबंधी एकदम निकट जो नर मादा पशु हैं उनका सहवास करवाया जाता है। जैसे दोस्तों सगे भाई बहन है, एकदम निकट संबंधी है, जैसे माँ बेटा है, पिता पुत्री है, इनके मध्य सहवास या अपन बात कर सकते हैं कि जनन करवाया जाता है। ये कहलाता है सम प्रजनन या फिर निकट प्रजनन। तो आप इंग्लिश वाला वर्ड याद रखेंगे, अच्छा है और समझने में भी आसानी है। क्लोज ब्रीडिंग या निकट ब्रीडिंग यानी निकट जो संबंधी नर मादा पशु हैं उनके मध्य क्या है प्रजनन करवाया जाता है। जैसे सगे भाई बहन, माँ बेटा, पिता पुत्री। इसको एक स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं जो मैंने बनाई थी। जैसे मैंने कहा कि अंतः प्रजनन है तो इसमें एक ही नस्ल के पशु होंगे और वो अपन बात करें कि निकट संबंधी होंगे। जैसे अब मैंने एक ही नस्ल के नर व मादा लिए, मैंने नस्ल ली गिर, गिर का मैंने नर लिया और मादा ली। अब इनका क्या करवाया, आपस में जनन करवाया और नर और मादा के जनन के परिणाम स्वरूप बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा हुआ बछड़ा यानी मेल हुआ। अब ये जब मेल बड़ा हुआ यानी बड़ा हुआ तब मैंने क्या किया, इसका क्रॉस करवा दिया उसकी माता के साथ, यानी क्रॉस क्या करवाया, उसका जनन करवा दिया उसकी माता के साथ। तो ये कहलाता है एक प्रकार से निकट या फिर सम प्रजनन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो सम प्रजनन है उसके बाद में अपन बात करते हैं अंतःवंश प्रजनन। यानी इसमें क्या होता है कि 1 से 2 पीढ़ी, अब देखिए ये 1 से 2 पीढ़ी हुई यानी माता पिता है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा बेटी है। तो ये देखिए ये पहली पीढ़ी है,
ये दूसरी पीढ़ी है। तो इनके मध्य आपस में क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं सम प्रजनन या फिर निकट प्रजनन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 2 या उससे अधिक यानी 3 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित नर और मादा पशुओं के मध्य प्रजनन हो रहा है। इसको बोलते हैं अंतःवंश प्रजनन। इसमें जैसे देखिए 3 से 6 पीढ़ी मैं आपको बताऊं किस प्रकार कि चचेरे भाई बहन है, ठीक है। इसके अलावा जैसे दादा है, उसके बाद में जैसे पोता और दादी, तो ये देखिए 3 पीढ़ी हो जाती है या फिर उससे ज़्यादा पीढ़ी हो जाती है। जैसे अपन बात करें कि पोता और उसका परदादा यानी पोती या परदादा, इस प्रकार के जैसे अपन जोड़े बना सकते हैं जो लगभग 4 या 3 या उससे अधिक पीढ़ी से संबंधित है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देख रहे हैं आप कि बाबा पोती या पोता दादी, तो इनके मध्य आपस में जनन वो कहलाता है अंतःवंश प्रजनन। यानी इसमें 3 से 6 पीढ़ी तक जो संबंधित नर व मादा पशु हैं उनके मध्य क्या करवाया जाता है, जनन करवाया जाता है। इसी को बोलते हैं अंतःवंश प्रजनन। आप समझ चुके होंगे कि सम प्रजनन में 1 से 2 पीढ़ी यानी जो एकदम निकट है। उसके बाद में इस अंतःवंश प्रजनन में क्या होता है कि 2 पीढ़ी से ऊपर यानी 3 से 6 पीढ़ी, जैसे पोता दादी या फिर पोती दादा, इस प्रकार के क्या है आपस में नर मादा पशुओं में प्रजनन करवाया जाता है। अब देखिए जो अपन ने अंतः प्रजनन पढ़ा यानी इन ब्रीडिंग पढ़ी, इसके लाभ क्या है या फिर हानि क्या है। तो इसमें देखिएगा जब अपन एक ही पीढ़ी के एक ही नस्ल के पशुओं में आपस में जनन करवाते हैं तो इनमें जो अप्रभावी लक्षण है वो भी प्रकट हो जाते हैं। यानी बार बार अपन वही लक्षणों वाले पशुओं या निकट पीढ़ी वाले या निकट संबंधी पशुओं में जनन करवाते हैं तो यहाँ पे जो अप्रभावी लक्षण है वो भी धीरे धीरे क्या है प्रकट होने लगते हैं। उसके बाद में बात करें कि इससे जो नस्ल है, जैसे एक ही नस्ल के क्या है जो पशु हमने लिए और उनके मध्य यानी वो एकदम निकट संबंधी है, उनके मध्य अपन ने जनन करवाया, तो इससे क्या होगा कि जो नस्ल थी वो और शुद्ध होगी, तो शुद्ध नस्ल के पशु प्राप्त होते हैं। और बात करें कि जब अपन एक ही नस्ल के निकट संबंधी पशुओं का आपस में जनन करवाएंगे, प्रजनन करवाएंगे, तो इसमें से क्या होगा कि समयुग्मता बढ़ेगी। तो याद रखना अप्रभावी लक्षण प्रकट करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। शुद्ध नस्ल के पशु इससे प्राप्त होते हैं और इस अंतः प्रजनन के माध्यम से, इन ब्रीडिंग के माध्यम से समयुग्मता बढ़ती है। तो ये 3 लाभ हैं। लेकिन बात करें जब अपन बार बार एक ही नस्ल के निकट संबंधी नर मादा पशुओं का जनन करवाते हैं तो इनकी जो उत्पादन क्षमता है और प्रजनन क्षमता है वो घट जाती है। और दोस्तों इसमें जो अप्रभावी जो जीन है वो भी प्रकट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि घातक जीन भी प्रकट हो जाते हैं और उससे क्या है कि बीमारियां भी पशुओं में देखने को मिल सकती है। यानी जब नए जीन प्रकट होंगे तो उसमें से क्या है कि ऐसे जीन भी हो सकते हैं कि जो नई बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अलग प्रकार की पशुओं में बीमारी भी हो सकती है। इससे क्या है कि मृत्यु दर भी बढ़ती है। यानी कहने का मतलब उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता, साथ साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है, जिससे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो याद रखना 2 मैंने आपको हानि बताई, 3 लाभ बताई। यानी एक तो अप्रभावी लक्षण प्रकट करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, शुद्ध नस्ल के पशु प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण विधि है और समयुग्मता बढ़ाने की भी अच्छी विधि है। लेकिन इससे होता क्या है, इसकी हानि क्या होती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, इससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे ये हमने क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे अंतः प्रजनन पढ़ा। अंतः प्रजनन में हमने सम प्रजनन को डिटेल से देखा, उसके बाद में अंतःवंश प्रजनन को भी डिटेल से देखा। ये समझने वाली शब्दावली है, इनको आप समझेंगे तभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप एग्जाम में करके आएंगे। अब देखिए अंतः प्रजनन में एक और जो वर्ड आता है वो आता है अंतः प्रजनन अवसाधन। यानी सीधी सी बात है कि इसकी हानि है उसको ही अपन अंतः प्रजनन अवसाधन बोलते हैं, यानी इन ब्रीडिंग डेप्रिसिएशन। इस विधि में यानी जो अंतः प्रजनन विधि है, इन ब्रीडिंग मेथड है, इसमें एक तो बात है कि जनन क्षमता, उत्पादन क्षमता घट जाती है और जो उत्पन्न संतति है वो भी कमज़ोर पैदा होती है। और ये सभी हानियां हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन अवसाधन। तो याद रख लेना
कि अंतः प्रजनन अवसाधन क्या है, तो जो अंतः प्रजनन की हानि है वो भी वही क्या कहलाता है, अंतः प्रजनन अवसाधन। तो याद कर लेंगे, यहाँ से समझने वाली बात है, समझोगे तो याद भी रह जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बहिप्रजनन। बहिप्रजनन में देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, और इसी का एक प्रकार है आउट क्रॉसिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बहिप्रजनन किसे कहते हैं। बहिप्रजनन में दोस्तों होता क्या है कि इसमें अंतः प्रजनन में हमने 6 पीढ़ी तक संबंधित जो एक ही नस्ल के पशु हैं उनमें अपन ने क्या करवाया, जनन करवाया। लेकिन अपन बात करें बहिप्रजनन या आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, तो 6 पीढ़ी से ऊपर के जो नर और मादा पशु हैं वो एक दूसरे से असंबंधित हैं, उनका अपन क्या करवाते हैं, प्रजनन या जनन करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रजनन विधि के द्वारा ऐसे पशुओं का समागम या मैटिंग करवाई जाती है जिनका संबंध 6 पीढ़ी के ऊपर या अन्य असंबंधित अधिक दूर के पशु होते हैं। यानी उनका 6 पीढ़ी तक कोई आपस में संबंध ही नहीं है, ये आपस में असंबंधित दूर के पशु होते हैं, उनका अपन बात करें मैटिंग या सहवास करवाया जाता है। अब बात करें कि इसमें एक नस्ल के 6 पीढ़ी तक के दूर के जो असंबंधित पशु हैं, नर मादा, उनका भी मैटिंग करवाया जा सकता है, या फिर अलग अलग नस्लों के या फिर अलग अलग जातियों के जो पशु हैं उनका भी आपस में मैटिंग करवाई जा सकती है। तो दोनों बातें हैं इसमें। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि इस विधि में प्रजनन एक ही नस्ल के 2 पशुओं के बीच हो सकता है, किंतु दोनों पशुओं के पूर्वज यानी उनकी 6 पीढ़ी से तक वो आपस में असंबंधित होने चाहिए, मिलने नहीं चाहिए, यानी दूर के अपन बात करें होने चाहिए। तो उसके बाद में देखिए कि बहिप्रजनन के अंतर्गत विभिन्न नस्लों तथा भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच प्रजनन सम्मिलित है। इसमें भिन्न भिन्न आपको जातियों के मध्य भी या प्रजातियों के मध्य भी आपको मैटिंग देखने को मिलेगी, साथ साथ में भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य भी। और अंतः प्रजनन में याद रखना कि एक ही नस्ल के पशु होते हैं और आपस में अपन बात करें कि अंतः प्रजनन में 1 से 6 पीढ़ी तक आपस में संबंधित होते हैं। अगर 6 पीढ़ी से ऊपर संबंधित नहीं होते हैं तो वो बहिप्रजनन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए बहिप्रजनन के अंतर्गत यानी आउट ब्रीडिंग के अंतर्गत जो पहला ही भाग है या पहला ही प्रकार है वो है आउट क्रॉसिंग। तो याद रखना आउट ब्रीडिंग में पहला प्रकार आउट क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं भिन्न संकरण। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो इसमें क्या होता है भिन्न संकरण। तो अभी मैं आपको पढ़ा के आया था कि बहिप्रजनन में एक ही नस्ल के 2 नर मादा पशु हो सकते हैं, लेकिन वो 6 पीढ़ी तक क्या होने चाहिए, असंबंधित होने चाहिए। तो यही पहला प्रकार है कि भिन्न संकरण में होता क्या है कि इस विधि के अंतर्गत एक ही शुद्ध नस्ल के यानी एक ही नस्ल के शुद्ध पशु लिए जाएंगे और वह क्या होंगे 6 पीढ़ी से दूर आपस में संबंधित नहीं होंगे, यानी उनका 6 पीढ़ियों तक कोई आपस में संबंध नहीं रहे, उनके मध्य क्या है सहवास या प्रजनन करवाया जाता है। यहाँ पे इसको अपन बात करें तो याद रख लेना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ही नस्ल के पशु जो आपस में रिश्तेदार नहीं है उनके मध्य करवाया गया जो सहवास है वो क्या कहलाता है। तो याद रखना ये आउट क्रॉसिंग या भिन्न संकरण कहलाता है। तो इसको याद कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक ही नस्ल के ऐसे पशु, जब आप पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं कि एक ही नस्ल के पशु, तो आप कहेंगे एक ही नस्ल के पशु तो अंतः प्रजनन में नहीं, बहिप्रजनन में भी होते हैं। बहिप्रजनन में शर्त क्या होती है कि वो आपस में रिश्तेदार नहीं होते 6 पीढ़ी तक, यानी वो आपस में संबंधित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि एक ही शुद्ध नस्ल के 6 पीढ़ी से दूर के जो नर मादा पशु हैं उनका सहवास या प्रजनन करवाया जाता है। तो भिन्न संकरण से ये जो इसकी परिभाषा है यहीं से क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा और बातें हैं नहीं। दूसरी बात करें कर्मोन्नति, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इस विधि में होता क्या है, तो इस विधि में एक शुद्ध नस्ल के सांड से, यानी अपन एक शुद्ध नस्ल का सांड लेते हैं और उसमें जो अशुद्ध नस्ल है या फिर कोई स्थानीय देसी नस्ल है उसकी मादा से सहवास करवाते हैं और प्रजनन की इस विधि से 6-7 पीढ़ियों में अशुद्ध नस्ल के पशु शुद्ध नस्ल में बदल जाते हैं। तो याद रखना कि अपन एक शुद्ध नस्ल का सांड लेते हैं और जो अशुद्ध या फिर देसी नस्ल की मादा है उसके साथ सहवास करवाते हैं,
यानी अपन ने क्या किया कि जो मादा ली, जैसे ही अब जो मादा है वो बच्चे को जन्म देगी, अगर उसने मादा को दिया है तो फिर से जो ये शुद्ध नस्ल का सांड लिया है उसका फिर से क्या होगा, क्रॉस करवाया जाएगा, यानी सहवास करवाया जाएगा। और ये जो क्रम है वो 6-7 पीढ़ियों तक चलेगा। और उससे क्या होगा कि धीरे धीरे अशुद्ध नस्ल के पशु हैं वो शुद्ध नस्ल में बदल जाते हैं। तो याद रखना कि पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कौन सी प्रजनन करवाया जाता है, तो कर्मोन्नति या ग्रेडिंग अप करवाया जाता है। इसके लाभ देख लेते हैं। लाभ में आप देखेंगे कि पशुओं में धीरे धीरे आनुवांशिक गुणों का सुधार होता है। अब देखिए एकदम अशुद्ध नस्ल है तो उसमें आप देखेंगे जीन भी बहुत प्रकार के होंगे और जीन भी क्या है, खराब होंगे। तो इसमें जब अपन श्रेष्ठ नस्ल का एक सांड लेते हैं और जो अशुद्ध नस्ल के साथ जब अपन सहवास करवाते हैं बार बार, यानी 6-7 पीढ़ी तक, तो वो क्या है, उसके जो धीरे धीरे जो अशुद्ध नस्ल के आनुवांशिक गुण हैं उनमें भी सुधार आने लगता है। और साथ साथ में बात करें कि पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम में कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो ग्रेडिंग अप, यानी हमारे भारत में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो गोधन के लिए हो या भैंस के लिए हो, भेड़ बकरी के लिए हो। तो उस समय जो नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें ये ग्रेडिंग अप वाली विधि है वो काम में ली जाती है। तो पशु की नस्ल सुधार हेतु विधि कौन सी है, तो कर्मोन्नति या ग्रेडिंग अप विधि, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए जो हमारे सिलेबस में दिया गया है संकर प्रजनन, उस पर चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है। संकरण वास्तव में होता क्या है? संकरण क्या होता है कि जब अपन दो भिन्न भिन्न नस्लों के नर व मादा के मध्य सहवास करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, समागम करवाते हैं, वो कहलाता है संकरण प्रजनन। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग जिसको अपन बोलते हैं, इसमें याद रखना दो भिन्न भिन्न नस्लों के नर व मादा पशु लिए जाते हैं। अब देखिएगा उदाहरण है, जैसे हमने भैंस की 2 नस्लें ली, एक तो सुरती एक मुर्रा, दोनों का क्रॉस करवाया, दोनों के मध्य समागम करवाया और उससे एक जो नस्ल विकसित हुई वो कहलाई मेहसाणा, और ये कहलाती है एक संकरण नस्ल, क्योंकि ये 2 भिन्न नस्लों के आपस में सहवास के परिणाम स्वरूप बनी है, तो ये कहलाएगी संकर नस्ल। ठीक है, और संकर प्रजनन आपका जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद करेंगे। और ये संकरण किसके मध्य यानी किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे बही प्रजनन के अंतर्गत आता है। बही प्रजनन में मैंने आपको बताया था कि एक ही नस्ल के 6 पीढ़ी तक दूर के जो असंबंधित नर मादा पशु हैं उनके मध्य सहवास करवाया जाता है, या फिर 2 भिन्न भिन्न नस्ल या फिर 2 भिन्न भिन्न प्रजातियों के मध्य भी समागम या मैटिंग या सहवास करवाया जाता है। तो ये याद रखना, इसमें जो ये संकरण है ना, ये बही प्रजनन का भाग है और इसमें 2 भिन्न नस्लों के नर व मादा जो पशु हैं उनका सहवास करवाया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमने मुर्रा और सुरती जो भैंस की अलग अलग नस्लें हैं इनका सहवास करवाया और जो नई नस्ल बनी यानी संकर नस्ल बनी वो कहलाई मेहसाणा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, जैसे कर्ण फ्रिज या कर्ण फ्राइज, दूसरी है कर्ण स्विस, ये भी आप पढ़ते हैं, जो दोनों ही नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के द्वारा विकसित है, यानी NDRI के द्वारा विकसित जो संकर नस्लें हैं, जो कि दोस्तों गाय की संकर नस्लें हैं। एक तो है कर्ण फ्राइज या कर्ण फ्रिज, दूसरी है कर्ण स्विस। तो अब एक मैं आपको याद करवा देता हूँ, एक आप याद कर लेना, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर आप इस एक को याद कर लेंगे तो आपको दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कैसे? तो अपन याद करेंगे कर्ण स्विस। कर्ण क्यों नाम आ रहा है? तो ये NDRI करनाल हरियाणा के द्वारा विकसित है, इसलिए इसमें आपको ये कर्ण नाम दिखेगा। बात करते हैं कि जो एक जो संकर नस्ल विकसित की गई है उसका नाम है कर्ण स्विस। अब इसमें स्विस नाम आ रहा है तो इसका मतलब एक जो गाय की नस्ल है उसका नाम है ब्राउन स्विस। अब इसमें लास्ट में स्विस है तो सै से स्विस, सै से साहिवाल, तो याद रखना कर्ण स्विस, स्विस प्लस साहिवाल का क्या है, संकरण है, तो ये याद कर सकते हैं आप आसानी से। अब दूसरा देखेंगे कर्ण फ्रिज, तो उसमें फ्रिज से हो जाएगा होलिस्टियन फ्रिजियन, लेकिन इसमें नाम याद रखना पड़ेगा थारपारकर, यानी थारपारकर और होलिस्टियन फ्रिजियन का आपस में
समागम मैटिंग करवाई गई और जो संकर नस्ल विकसित की गई वो कर्ण फ्रिज। अब याद हो जाएगा, मैंने आपको शब्द किस प्रकार ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं तो वो बता दिया कि कर्ण स्विस में स्विस और साहिवाल। ठीक है, तो याद कर लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो संकरण है, ये जो क्रॉस है, जिसको अपन इंग्लिश में क्रॉस बोलते हैं, हिंदी में संकर या संकरण बोलते हैं, इसके 3 प्रकार हैं। अब 3 प्रकार आप समझेंगे। क्लास देख लेता हूँ कितने मिनट की हो गई है। लगभग क्लास हो चुकी है 26 मिनट की, तो ये बड़ी क्लास हो रही है। कोई बात नहीं है, अपन को टॉपिक समझना है। तो संकरण में बात करें तो 3 प्रकार है। एक तो क्रिस क्रॉसिंग। अब इस क्रिस क्रॉसिंग में होता क्या है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरित क्रम में संकरण करवाया जाता है और इसमें 2 नस्लों का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझाऊंगा यहाँ से। क्रिस क्रॉसिंग में क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरित क्रम में संकरण करवाया जाता है। चित्र के माध्यम से समझेंगे कि इसमें 2 ही नस्लें वो ली जाती है। जैसे चित्र में देखेंगे कि यहाँ पे एच का मतलब है होलिस्टियन फ्रीजियन, NR का मतलब है नॉर्वियन रेड। हमने एक तो नॉर्वियन रेड ली, नॉर्वियन रेड, और एक ली होलिस्टियन फ्रीजियन। दोनों का अपन ने मैटिंग करवाई। मैटिंग के परिणाम स्वरूप देखेंगे कि जो ये मादा ने जन्म लिया, इसमें 50% होलिस्टियन फ्रीजियन है, 50% गुण है वो नॉर्वियन रेड के। लेकिन अपन क्या करवाते हैं कि जब पहली बार क्रॉस करवाते हैं तो अगर हमने नॉर्वियन रेड का बुल लिया है तो दूसरी बार अपन होलिस्टियन फ्रीजियन बुल लेंगे, फिर तीसरी बार अपन क्या है नॉर्वियन रेड बुल लेंगे, फिर चौथी बार लेंगे तो फिर होलिस्टियन फ्रीजियन का बुल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपन लगातार एकांतरित क्रम में, यानी एक बार तो नॉर्वियन रेड का बुल, दूसरी बार होलिस्टियन फ्रीजियन का बुल, तीसरी बार फिर नॉर्वियन रेड, चौथी बार फिर होलिस्टियन फ्रीजियन, इस प्रकार का क्या है अपन क्या करवाते हैं, आपस में मैटिंग करवाते हैं और ये कहलाती है क्रिस क्रॉसिंग। संकरण का प्रकार है क्रिस क्रॉसिंग, जिसमें अपन 2 ही नस्लें इस्तेमाल लेते हैं। देखो, होलिस्टियन फ्रीजियन, नॉर्वियन रेड, इन 2 ही नस्लों का इस्तेमाल किया है और अपन ने क्या किया, एकांतरित क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी मैटिंग करवाई है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। इसमें 2 ही नस्ल काम में लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो प्रकार है संकरण का, क्रॉसिंग का दूसरा प्रकार, इसको बोलते हैं बैक क्रॉसिंग, पितृ संकरण। नाम से ही पता चल रहा है पितृ संकरण, यानी जो पैतृक होते हैं उनके साथ ही संकरण करवाया जाता है। जैसे देखिए, तो इसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि इसमें 2 अलग अलग नस्लों से उत्पन्न हुई संतान का प्रजनन अपने पैतृक से करवाया जाता है। देखिए 2 अलग अलग नस्लें, इसका मतलब मैंने 2 अलग अलग नस्लें ली, एक साहिवाल दूसरी गिर, जिसमें साहिवाल का मैंने मेल लिया और फीमेल मैंने ली गिर की। अब देखिए मैंने दोनों का समागम करवाया और समागम के बाद में जो बच्चा जन्मा, यानी बछड़ी जन्मी, या फिर अपन कह सकते हैं कि मादा जन्मी, और ये जब मादा बड़ी हुई तो अपन ने क्या करवाया कि ये जो साहिवाल बुल था इसका अपन ने क्या करवा दिया, इस मादा के साथ समागम या फिर अपन ने संकरण करवा दिया। तो ये कहलाएगा पितृ संकरण। अब ऐसे ही अपन ने सम प्रजनन या हमने निकट प्रजनन में देखा था, लेकिन उसमें याद रखना उसमें अपन ने एक ही नस्ल, अपन ने गिर नस्ल के नर व मादा लिए थे, और जो अपन बात करें कि जो भी मादा अपन को प्राप्त हुई थी उसका क्रॉस वापिस नर से करवाया था। तो इसमें अपन ने 2 अलग अलग नस्लें ली है। उसमें एक ही नस्ल के नर मादा लिए, लेकिन इसमें जो नर मादा लिए वो अलग अलग नस्लों के लिए। तो सम प्रजनन और पितृ संकरण में अंतर क्या है कि उसमें तो सम प्रजनन में एक ही नस्ल के लेते हैं, पितृ संकरण में 2 नस्ल के लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्रिसंकरण, ट्रिपल क्रॉसिंग। इसमें 3 पशुओं की नस्लें लेते हैं और एक चक्रीय रूप में रोटेशनल वे में क्रॉसिंग करवाते हैं। तो याद रखना, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सुनंदिनी। सुनंदिनी गाय की नस्ल है जिसको होलिस्टियन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, इन तीनों की आपस में क्रॉस करवा के, एक चक्रीय रूप में क्रॉस करवा के ये नस्ल विकसित की गई है। इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि मैंने बुल लिया ए ब्रीड का, काऊ ली बी ब्रीड की, उसके बाद में इन दोनों का क्या करवाया, मैटिंग करवाई, और मैटिंग से जो फीमेल क्या हुई, पैदा हुई, और ये जब बड़ी हुई तो मैंने एक तीसरी नस्ल
का बुल लिया और उसका क्रॉस करवाया, और इन दोनों के क्रॉस से जो फीमेल या फिर मेल पैदा हुआ वो कहलाती है 3 नस्लों के माध्यम या 3 नस्लों के संकरण से विकसित नस्ल, ट्रिपल क्रॉसिंग से विकसित नस्ल, जैसे सुनंदिनी। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं चौथा प्रकार। हमने बही प्रजनन में 3 प्रकार तो पढ़ लिए हैं, 4 प्रकार हमने बात की थी कि एक तो होता है भिन्न संकरण, दूसरा क्रमोन्नति ग्रेडिंग अप, तीसरा संकरण, चौथा प्रसंकरण। प्रसंकरण का अर्थ क्या होता है कि जब अपन भिन्न भिन्न जातियों के मध्य, नर मादाओं के मध्य सहवास करवाते हैं और संतान उत्पत्ति होती है, वो कहलाता है प्रसंकरण। यानी संकरण में तो अपन क्या करते हैं, 2 अलग अलग नस्लों को लेते हैं, लेकिन प्रसंकरण में क्या करते हैं, अपन अलग अलग प्रजाति के नर व मादा लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, पीपीटी यहाँ पे मैंने बना रखी है हाथ से, तो उसमें देखेंगे अपन ने गधा लिया, घोड़ा लिया, दोनों की प्रजाति अलग अलग है। उसमें अपन बात करें गधी और घोड़ा अपन ने लिया और इससे जो प्रजाति विकसित हुई वो हुई हिन्नी। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जब अपन गधी और घोड़े का आपस में संकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, यानी क्या हमें प्राप्त होता है, कौन सा नर प्राप्त होता है, तो हिन्नी। हिन्नी दोस्तों ये नर है, याद रखना। इसी प्रकार कई बार पूछ लिया जाता है कि घोड़ी और गधे का जब अपन क्रॉस करवाते हैं, ये दोस्तों प्रसंकरण का उदाहरण है। हिन्नी क्या है, प्रसंकरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अपन ने एक तो लिया है घोड़ा, एक लिया है गधी, इनके मध्य यानी इनकी जाति अलग अलग है, लेकिन इनकी जो जाति है वो आपस में निकट संबंधी है। यानी अपन बात करें गधा और घोड़ा तो दोनों ये निकट संबंधी जातियां हैं, इनमें कहीं ना कहीं गुण मिलते हैं आपस में। तो अपन ने ये निकट जो जाति है, प्रजाति है, अलग अलग है, लेकिन ये निकटता वाली है, तो इनके मध्य अपन ने क्या करवाया, संकरण करवाया, और गधी और घोड़े के संकरण से विकसित जो है वह है हिन्नी। और बात करें अगला, हमने गधा और घोड़ी का संकरण करवाया तो अपन को प्राप्त हुआ खच्चर। तो याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि खच्चर किसका संकरण है, तो वो ऑप्शन में देता है गधा घोड़ी, घोड़ा गधी। तो राइट आंसर होगा गधा और घोड़ी, जबकि घोड़ा और गधी का जो संकरण है वो हिन्नी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा कि ऊंट यानी ऊंट और लामा का संकरण है वो क्या कहलाता है। अपन ने ऊंट और लामा, ये भी अपन बात करें कि दोनों निकट प्रजाति वाले जीव हैं, यानी इनकी प्रजातियों में समानता देखने को मिलती है। तो अपन इनका जब संकरण करवाते हैं तो ऊंट लामा बन गया कामा, यानी ऊंट लामा का संकरण करवाया तो कामा एक नया ही अपन को जीव देखने को मिलता है। तो याद रखना, उसमें जो ऊंट है वो कौन सा लिया गया है, तो ऊंट लिया गया है ड्रोमेडेरी, यानी जो अपन बात करें कि अपने वाला ऊंट लिया गया है, अपने वाला ऊंट लिया गया है। जो अपन बात करें अरेबियन ऊंट है वो लिया गया है, तो अरेबियन ऊंट लिया गया है। और बात करें नर लिया गया है, और बात करें मादा लामा लिया गया है। और बात करें जब दोनों का संकरण करवाया तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, कामा, एक नया ही जीव जो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये ऊंट यानी अपने वाला जो ऊंट है और जो मादा लामा है, इन दोनों के मध्य मेटिंग करवाई गई और जो जीव पैदा हुआ उसका नाम दिया गया उसको कामा। और ये कुछ इस प्रकार दिखता है, इसमें ऊंट के भी गुण हैं और साथ में लामा के भी गुण हैं। तो ये कामा है, याद रखना, ऊंट लामा बन गया कामा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि ये जो कामा है इसका विकास कहाँ पे किया गया। तो इसका विकास दुबई में ऊंट प्रजनन केंद्र है, उसमें कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इस कामा का जन्म हुआ 14 जनवरी 1998 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अपन ने एक वीडियो के माध्यम से संकर प्रजनन है और प्रजनन है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा और लगभग 35-36 मिनट हुई है इस क्लास को। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण ज़रूरी सूचना मैं आपको बता देता हूँ। आज शाम को इसी टॉपिक का जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसका टेस्ट होगा। तो आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद यानी इस वीडियो को देखने के बाद आज शाम यानी 25 फरवरी को 7 बजे जो टेस्ट होगा उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने ये संकर प्रजनन टॉपिक पढ़ा। तो
उसमें आपको कितनी बातें समझ में आई है उसका आप क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पशु परिचर से संबंधित इंपॉर्टेंट जो पशुपालन के नोट्स हैं या फिर साइंस के नोट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।